नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जिस धरती की पहचान कभी ज्ञान और संस्कृति के लिए होती थी, मंडन मिश्र और विद्यापति जैसे विद्वानों ने जिस धरती को अलग पहचान दिलाई, महज कुछ सालों में ही वो धरती कैसे आतंक की शरणस्थली के रूप में बदनाम हो गया। देखिए दरभंगा के अतीत और वर्तमान की पड़ताल करती न्यूज 18 की यह खास पेशकश, दरभंगा के दाग। दरभंगा कभी अपने ज्ञान, वैभव, संस्कृति और परंपराओं के लिए देश दुनिया में जाना जाता था। विद्यापति और मंडन मिश्र जैसे ज्ञानियों ने जिस धरती को सींचा था, जिस मिट्टी से मिथिला पेंटिंग जैसी बेहतरीन चित्रकारी निकली, उस धरती को आखिर क्या हो गया? अपने गौरवशाली अतीत और अतुलनीय सांस्कृतिक परंपराओं के बावजूद मिथिला संस्कृति का केंद्र रहा दरभंगा दुर्भाग्य से आज आतंक की शरणस्थली के रूप में बदनाम हो गया। देश दुनिया की मीडिया की सुर्खियां बन रहा है। यह विद्वानों की धर्मस्थली है। यह कलाकारों की कर्मस्थली है। यह मंडन मिश्र की धरती है। यह रंगरेजों की बस्ती है। यह मैथिल, कोकिल, विद्यापति और वाचस्पति की भूमि है। यह परंपराओं की पावन स्थली और संस्कृति का शहर है। पान यहां की पहचान है। मखान यहां की जान है। यह दरभंगा शहर महान है। मगर अफसोस, यह शहर अब बदनाम है। अपने अतीत और भविष्य के बीच इस शहर का वर्तमान पिस रहा है। यह मिथिलांचल की राजधानी है। इस शहर का अतीत गौरवशाली है। विदेह के राजा मिथि के नाम पर इस प्रदेश का नाम मिथिला पड़ा। वैशाली गणराज्य का अंग रहा। मगध के मौर्य, शुंग, कण्व और गुप्त शासकों के महान साम्राज्य का हिस्सा भी रहा। ओइनवार राजा कामेश्वर सिंह ने दरभंगा को दिलाई अलग पहचान है। सबने मिलकर इसे बनाया। कला, संस्कृति और साहित्य की उर्वर भूमि महान है। यहां रामायण काल का पौराणिक अहिल्या और गौतम स्थान है। मगर अफसोस, यह शहर अब बदनाम है। कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, गदाधर पंडित, शंकर, वाचस्पति मिश्र, विद्यापति, नागार्जुन, चंद्रमोहन पोद्दार, आप नाम गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन इस धरती पर जन्म लेने वाले विद्वानों के नाम कम नहीं पड़ेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ही क्यों, यहाँ कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। मिथिला पेंटिंग, ध्रुपद गायन की गया शैली और संस्कृत के विद्वान, इन सब ने मिलकर इस क्षेत्र को दिलाई खास पहचान है। मगर अफसोस, यह शहर अब बदनाम है।
हजरत मखदूम भीखा शाह सैलानी की दरगाह है, सूफी संत मखदूम बाबा की मजार है। हिमालय से उतरने वाली नित्यवाही और बरसाती नदियों के अलावा कमला, बागमती, कोसी, करेह और अधवारा नदियां यहां की पहचान है। मगर अफसोस, ये शहर अब बदनाम है। दरभंगा की संस्कृति, स्थानीय खानपान और विद्या प्रेम पर मैथिली में एक कहावत है, पग पग पोखर पान मखान, सरस बोल मुस्की मुस्कान। विद्या वैभव शांति प्रतीक ललित नगर दरभंगा थी। ऐसे शानदार शहर के रेलवे स्टेशन पर 17 जून 2021 की शाम एक धमाका होता है। आखिर क्या मोटिव हो सकता है इस धमाके के पीछे? क्या मंशा है दरभंगा को बदनाम करने के पीछे? आखिर क्या है इंडियन मुजाहिदीन? क्यों भारतीय एजेंसियों को आईएम नाम का यह संगठन परेशान करता रहा है? एक वक्त डेड मान लिया गया यह आतंकी संगठन एक बार फिर से सिर उठाता दिख रहा है। 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर हुए धमाके की जांच की कड़ियां इस संगठन के स्लीपर सेल से जुड़ती नजर आ रही हैं। देखिए न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार की यह स्पेशल रिपोर्ट। दरभंगा ब्लास्ट की जांच के दौरान एजेंसियों को संकेत मिले हैं कि इंडियन मुजाहिदीन का दरभंगा मॉड्यूल भले ही मरा है, लेकिन उसके स्लीपर सेल्स अभी भी एक्टिव हैं। दरभंगा ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन हो रहे खुलासों से आतंक की बड़ी पटकथा की कहानी सामने आ रही है। इस ब्लास्ट से कुख्यात आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के तार जुड़ते जा रहे हैं। एटीएस के आधिकारिक सूत्रों से मिली अहम जानकारी के मुताबिक ऊपरी स्तर पर दरभंगा मॉड्यूल भले ही नेस्तनाबूद हो गया है, लेकिन इसके स्लीपर सेल्स अभी भी एक्टिव हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि दरभंगा मॉड्यूल के लिए जो लोग तैयार किए गए थे, उनमें से कुछ स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल 17 जून को दरभंगा में हुए पार्सल धमाके में भी किया गया था। एटीएस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दरभंगा मॉड्यूल में जिन लोगों को यासीन भटकल और तहसीन अख्तर ने स्लीपर सेल्स बनाया था, जिनका इस्तेमाल दरभंगा मॉड्यूल में नहीं हो पाया, वही लोग जो है वो दरभंगा ब्लास्ट मामले में शामिल है। और ये भी बातें कही जा रही है कि अब उनकी तलाश जो है वो एनआईए कर रही है। इंडियन मुजाहिदीन यानी आईएम यासीन भटकल और तहसीन ने अपनी गिरफ्तारी के बाद स्वीकार किया था कि इन दोनों ने ही सुभान कुरैशी को नेपाल में छुपने का ठिकाना भी उपलब्ध कराया था। 4 जून 2010 को इंडियन मुजाहिदीन को भारत सरकार द्वारा आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी यह आतंकी संगठन लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहा। इस आतंकी संगठन का सबसे मजबूत मॉड्यूल था दरभंगा मॉड्यूल। बेहद शातिर भटकल जांच एजेंसियों और पुलिस से बचने के लिए पहचान बदल बदल कर रहता था। कभी वो साइकिल दुकान पर काम करता था, तो कभी अपने आप को यूनानी डॉक्टर बताकर लोगों को गुमराह करता था, लेकिन लंबे समय तक वो बच नहीं सका और साल 2013 में नेपाल से गिरफ्तार कर लिया गया। कभी शिवधारा में साइकिल की दुकान पे काम करता, तो कभी अपनी पहचान छुपाने के लिए यूनानी डॉक्टर बन जाता था यासीन भटकल। हालांकि एनआईए की नज़र से वो अधिक दिनों तक बच नहीं पाया और एनआईए ने उसे नेपाल जाकर के धर दबोचा। यासीन भटकल की गिरफ्तारी के बाद इंडियन मुजाहिदीन का चीफ तहसीन अख्तर उर्फ मोनू बन गया। तहसीन अख्तर पहले से ही इंडियन मुजाहिदीन के साउथ इंडिया मॉड्यूल का मुखिया भी था। हालांकि जांच एजेंसियों की दबिश के कारण तहसीन ज्यादा दिनों तक इस आतंकी संगठन को नहीं संभाल पाया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साल 2014 में उसे पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा से गिरफ्तार कर लिया। तहसीन उर्फ मोनू मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। तहसीन अख्तर और यासीन भटकल की मुलाकात इसी दरभंगा शहर में हुई। इन दोनों ने मिलकर के इंडियन मुजाहिदीन के लिए दरभंगा मॉड्यूल न सिर्फ खड़ा किया, बल्कि अपने नापाक मंसूबे में लगातार कामयाब भी होता रहा।
लेकिन इसी बीच जो है वर्ष 2013 में यासीन भटकल की गिरफ्तारी नेपाल से हो गई और उसके बाद तहसीन अख्तर जो है वो इंडियन मुजाहिदीन को लीड करने लगा, लेकिन 11 दिन तक वो अपने इस नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। 2014 में पश्चिम बंगाल और नेपाल के बॉर्डर से तहसीन अख्तर को NIA ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद एक एक कर जो कड़ी दर कड़ी यासीन भटकल और तहसीन अख्तर ने IM के लिए दरभंगा मॉड्यूल को खड़ा किया था, जोड़ा था, बच्चों को रिक्रूट किए थे बतौर स्लीपर सेल के तौर पे, उस तमाम जो कवायद थी उसे NIA ने नस्तानबूद कर दिया। NIA में रहने के दौरान दरभंगा मॉड्यूल के खिलाफ काम करने वाले बिहार के तेज तर्रार IPS अधिकारी विकास वैभव बताते हैं कि यासीन भटकल अपनी पहचान बदलकर दरभंगा के शिवधारा में एक किराए के मकान में रहता था और अपने सॉफ्ट टारगेट्स यानी स्थानीय शिकारों को लगातार आतंक का पाठ पढ़ाया करता था। जब उसे यकीन हो जाता कि शिकार उसके मॉड्यूल के लिए पूरी तरह तैयार है तो शिकार को अपने साथ जोड़ लेता और जरूरत के मुताबिक उसका इस्तेमाल किया करता था। इंडियन मुजाहिदीन का चीफ भटकल जो है, जब उसकी गिरफ्तारी 2013 में नेपाल से हुई तो उसने स्वीकारा था कि वो दरभंगा में रह करके अपने दरभंगा मॉड्यूल को अंजाम तक पहुंचाता था और साइकिल की दुकान में जो है वो पंचर बनाने का काम किया करता था। और इसी क्रम में उसके संपर्क में कई जो युवा है वो आए थे और उसने स्लीपर सेल्स बना करके तैयार किया और उसका इस्तेमाल पटना ब्लास्ट, हैदराबाद ब्लास्ट और कई देश के अंदर की जो राज्य है वहाँ पे ब्लास्ट करवाने के मंसूबे में सफल हुआ था। जानकार बताते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन एक अपरिपक्व संगठन था। इंडियन मुजाहिदीन के ज्यादातर सदस्य भारत के ही थे। इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकवादी संगठनों से इंडियन मुजाहिदीन को मदद मिलती थी। 2007 में उत्तर भारत में हुए कई धमाकों से इंडियन मुजाहिदीन का नाम सामने आया था। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और बेंगलोर में हुए बम धमाकों के लिए IM को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। IM ने भी खुद इन धमाकों की जिम्मेदारी ली थी। NIA के पूर्व जांच अधिकारी और फिलहाल बिहार सरकार में बतौर विशेष सचिव पद पर तैनात IPS अधिकारी विकास वैभव के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हैकर, सिविल इंजीनियर, मनोविज्ञानी और कुछ धार्मिक नेता जुड़े हुए थे। IM का इरादा बेहद खतरनाक था। दरभंगा से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भटकल और तहसीन की गिरफ्तारी के बाद मान लिया गया था कि इंडियन मुजाहिदीन का दरभंगा मॉड्यूल खत्म हो चुका है, लेकिन 17 जून को दरभंगा स्टेशन पर हुए धमाके ने एक बार फिर जांच एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। आतंक का दूसरा नाम बन चुका इंडियन मुजाहिदीन आखिर क्यों इतना खतरनाक है, देखिए रिपोर्ट। इंडियन मुजाहिदीन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला साल 2008 में अहमदाबाद और जयपुर में किया था। आइए एक नजर डाल लेते हैं IM के द्वारा देश के अलग अलग राज्यों में किए गए आतंकी हमले और बम धमाकों पर। 2008 में अहमदाबाद, दिल्ली और जयपुर में धमाके। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अंदर 21 बम धमाके हुए थे। इनमें 50 लोगों की मौत हुई थी जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन बमों को टिफिन में साइकिल पर लगाया गया था। घटना के 5 मिनट पहले ईमेल से इसके बारे में कई मीडिया संस्थानों को सूचित किया गया था। 13 मई 2008 को जयपुर में 15 मिनट के अंदर 9 बम धमाके किए गए थे। इस दौरान 56 लोगों की मौत हुई थी जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 जगहों पर सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे। इनमें 30 लोगों की मौत हुई थी जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 2010 में बेंगलुरु क्रिकेट स्टेडियम में विस्फोट। 17 अप्रैल 2010 को चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और बेंगलुरु चैलेंजर्स के बीच मुकाबला चल रहा था। इसी बीच 2 बम विस्फोट किए गए जिनमें 5 सुरक्षा कर्मियों समेत 15 लोग घायल हुए थे। एक बम स्टेडियम के बाहर मिला था जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। बम विस्फोट के लिए टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। 7 दिसंबर 2010 को बनारस के दशाश्वमेध घाट पर सूर्य आरती के दौरान बम विस्फोट किए गए थे जिसमें 2 साल की एक बच्ची की मौत हो गई थी जबकि 38 लोग घायल हो गए थे। 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी IM ने ली थी। धमाके में 20 लोगों की मौत हुई थी।
13 जुलाई 2011 को मुंबई के ओपरा हाउस, झावेरी बाजार और पश्चिम दादर में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 130 लोग घायल हुए थे। हैदराबाद के दिलसुख नगर इलाके में 21 फरवरी 2013 को 2 बम धमाके किए गए थे। यहां भी बम साइकिल पर रखे गए थे। इस धमाके में 17 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 119 लोग घायल हुए थे। 13 अप्रैल 2013 को भाजपा कार्यालय के बाहर एक बम विस्फोट किया गया था, जिसमें 16 लोग घायल हुए थे। 7 जुलाई 2013 को बोधगया के महाबोधि मंदिर और उसके आसपास एक के बाद एक 9 विस्फोट हुए थे। आतंकियों ने महाबोधि वृक्ष के नीचे भी 2 बम लगाए थे। 27 अक्टूबर 2013 को पटना में सीरियल ब्लास्ट किए गए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जांच एजेंसियां दरभंगा मॉड्यूल के स्लीपर सेल्स के नेटवर्क को तोड़ने में पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन दरभंगा के शानदार और गौरवशाली अतीत पर जिस तरह से इंडियन मुजाहिदीन के दरभंगा मॉड्यूल ने जो दाग लगाया है, उससे उबरने में इस शहर को शायद सालों लग जाएं। दरभंगा से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लश्कर के कातिल कमांडर का एक्सक्लूसिव वीडियो। पीओके में लश्कर के सीक्रेट अड्डे तक पहुंचा कैमरा। ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीच से होता हुआ कैमरा आगे बढ़ रहा है। रास्ता कच्चा और पथरीला है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। थोड़ी देर बाद कैमरे पर सलवार समीज पहना एक शख्स नजर आता है। वो शख्स कैमरा देखकर हंसता है और उसके बाद अचानक कैमरा बंद हो जाता है। ये मत सोचिएगा कि ये कोई मामूली वीडियो है। ये भी मत सोचिएगा कि इस वीडियो में नजर आ रहा शख्स कोई मामूली आदमी है, क्योंकि ये वीडियो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या कहें पीओके का है, जहां आईएसआई के पैसों से आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जहां से आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराया जाता है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम हाजी आरिफ है। हाजी आरिफ आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है। वीडियो में जो जगह दिख रही है वो पीओके के कोटली जिले का बराली गांव है। यहाँ घने जंगलों के बीच लश्कर-ए-तैयबा का लॉन्च पैड है। आतंकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऐसे ही लॉन्च पैड से आतंकियों की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराई जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पीओके के बराली लॉन्च पैड के अलावा आतंकियों का कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के 4 से 5 आतंकी एक अज्ञात लश्कर कमांडर के साथ पीओके के मंडी पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले पट्टा हाला गांव में कैंप कर रहे हैं। ये लोग जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए मौके की तलाश में हैं। खुफिया एजेंसियों को मिले एक और इनपुट के मुताबिक 2 से 3 लश्कर के आतंकी एक डिविजनल कमांडर के साथ कहूटा के शाहपुर इलाके में घुसपैठ के लिए रेकी भी कर रहे हैं। इन 2 इनपुट के अलावा खुफिया एजेंसियों को यह भी पता चला है कि एक कमांडर के साथ लश्कर के 2 से 3 आतंकी पीओके के कच्छरबन लॉन्च पैड से पीओके के ही बालावाली ढोक इलाके में पहुंचे हैं और घुसपैठ के लिए एलओसी के आसपास के इलाके की रेकी कर रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में सक्रिय अलग अलग आतंकी संगठनों में सबसे ज्यादा लश्कर-ए-तैयबा सक्रिय है। लश्कर घाटी में टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट और पीएएफएफ यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम से ऑपरेट कर रहा है। लिहाजा भारतीय सेना के निशाने पर भी हाफिज के ही हमलावर हैं। जी हां, आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के बाद से 11 जून 2021 तक अकेले लश्कर के 88 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें 72 स्थानीय और 16 पाकिस्तानी आतंकी हैं। जहां तक 370 हटने के बाद से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में भर्ती का सवाल है, तो 11 जून से 2021 तक 101 नए आतंकियों की भर्ती हो चुकी है।
आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद कहता है कि वो भारत से बदला लेगा। लाहौर में हुए धमाके के बाद से अंडरग्राउंड हो चुका हाफिज सईद कहता है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ जिहाद का नया अध्याय लिखेगा। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद दावा करता है कि उसके आतंकी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं कि इस बार भारत सीमा के उस पार पीओके में कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि आतंक का समूल नाश करेगा। तब ना तो आतंकियों को इमरान बचा पाएंगे और ना ही हाफिज सईद खुद कुछ कर पाएगा। India's biggest fashion